कभी आप 100 का नोट दुकानदार के पास लेके गए और आपने कहा अंकल 100 के खुले चाहिए, तो अंकल ने क्या किया, आपको तो 50-50 के नोट दे दिए, आपको मिल गए। अब आप जो है दुकान से जा नहीं रहे, अंकल कह रहे हैं कि क्या चाहिए बेटा, और अंकल वो 100 का नोट नहीं दिया था, लालची, क्यूटी, ग्रीडी। बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, डिलीट 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 डिलीट, वो बात में डिलीट कर दी। गाइस मुझे पता है कि वेक्टर्स ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, कुछ भी कर लो समझ में नहीं आते हैं, बट आप आ जाए हो अभिषेक सर की क्लास में और यहां पे मैं आपको वेक्टर्स को बहुत छोटू से टाइम में खत्म करवा दूंगा। बस आपको एक काम करना है कि बढ़िया सा शानदार सा जानदार सा कमेंट जो है आपको लिखना है, जिसमें आप मुझे ये बताओगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से मैंने पिक करा कि अब वेक्टर आपको जो है चाहिए था, तो मैं वेक्टर लेकर के आया। ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। एंड साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनली जो है डेली बेसिस पर कनेक्ट होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स वगैरह मिलते रहे, सभी अपकमिंग लेक्चर्स की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है साहू सर क्लास 11 के नाम से, एकदम नया चैनल मैंने बनाया है, और इस चैनल की जो लिंक है ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेना। जैसे देखो मैंने कैलकुलस के नोट्स डाल दिए, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन चैप्टर 2 के नोट्स डाल दिए, चैप्टर 1 के नोट्स डाल दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस चैनल के फाइल सेक्शन में आपको सब मिल जाएगा। ठीक, तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है आपको, बिना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे जाना मना है गाइस। चलिए सो लेट्स गो, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हो, कर सकते हो, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो। जैसे कोई भी क्वांटिटी आपके दिमाग में आ रही हो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, टेंशन, सरफेस टेंशन, ये सब चीजें आप मेजर कर सकते हो ना, तो सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है ये दो टाइप को में हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया इसको, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास बस मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और अगर डायरेक्शन होती भी है तो उनकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको 10 किलो टमाटर चाहिए, तो आप बोलोगे 10 किलो टमाटर, लेकिन जो है क्या टमाटर के बारे में बताने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। क्या मुझे टाइम के बारे में बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं है, नहीं है ना। तो बस आप यही बात याद रखिए, ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें करंट एक एक्सेप्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट के पास तो डायरेक्शन होती है कि लेट्स से इस वायर में यहां करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस वायर में यहां करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो करंट के पास तो डायरेक्शन है, बट गाइस की जो डायरेक्शन है ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि 5 एम्पियर 5 एम्पियर यहां से करंट आया, तो अब आप ये देखो कि अगर हमने बीच में कट लगा के एक दूसरा वायर ले लिया तो उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। हाँ, अगर यही जो करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में ना आते हुए इस डायरेक्शन में आ जाता, तब भी जो तीसरा वायर होता इसमें जो है आपका 10 एम्पियर करंट ही फ्लो होता। मतलब आप डायरेक्शन को कैसे भी करो, आप इसको घुमा दो, वायर को घुमा दो, बट करंट जो है उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो करंट यहां पर एक एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, हम उन सबको जो है स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बात करूंगा वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगा तो भाई वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू भी होती है। जैसे कि फोर्स, अब फोर्स की बात करता हूं तो 100 न्यूटन फोर्स बोलो, चलो 10 न्यूटन फोर्स बोलो, तो फोर्स में ना मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ती है, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। कैसे? जैसे मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स है एक, और एक और 10 न्यूटन का फोर्स है। अब अगर 10-10 न्यूटन के फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स बन जाएगा ये। अगर मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स यहां से लगा और 10 न्यूटन का फोर्स यहां से लगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट इस बार 0 न्यूटन ही आएगा। तो अब आप यहां पर ये समझो, अब आप यहां पे ये समझो कि एक्चुअल में हमने क्या किया, बस फोर्स की डायरेक्शन को बदला तो रिजल्ट बदल गया ना। हाँ सर बिल्कुल बदल गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन मैटर करती है, हम उन क्वांटिटीज को जो है वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की क्वांटिटी हो गई, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, वैल्यू। चलिए अब वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कुछ मैं आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, जैसे कि मास, एनर्जी, वर्क, पावर, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इनमें किसी में भी डायरेक्शन की नीड नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये देखो जरा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल, फोर्स हो गया, टॉर्क मतलब रोटेटिंग फोर्स, घुमाने वाला फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। इन सब के लिए हमें
डायरेक्शन के बारे में बताना जरूरी होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है कि आप एरो लगा देते हो, एरो ओवर अल्फाबेट। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई आपने लिख दिया एफ वेक्टर। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी आपने लिखा बी वेक्टर, एक्सेलरेशन को आपने लिखा ए वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर आप एरो लगा दो। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एरो का जो पीछे वाला पॉइंट है उसको हम टेल बोलते हैं, और आगे वाला पॉइंट है उसको हम हेड बोलते हैं। एरो का साइज बताता है कि मैग्नीट्यूड यानी कि क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, चलिए, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा नीड जो है नहीं होती है, बस कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर आप एरो लगा दो तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो वैसे तो वेक्टर जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं जो आपको यूज में आएंगे मैं आपको वो समझाता हूं। ठीक है, परेशान नहीं होना है गाइस, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं हूं आपके साथ गाइस, मैं आपको पूरी साल भर गाइड करूंगा और बड़े से बड़े टॉपिक को ना छोटे छोटे वीडियो में लेकर के आऊंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में अपना जो प्यार है वो बनाए रखना है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो गाइस काफी सारे टाइप के वेक्टर हैं। जैसे सबसे पहले इक्वल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका सब कुछ सेम है उनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। सब कुछ सेम का मतलब ऐसे वेक्टर, दीज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी इनकी वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, हम इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड और बी भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, तो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में सब सेम, बस डायरेक्शन ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी तो सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम उसको नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। देन आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब कि भाई जीरो वेक्टर को नल वेक्टर कह रहे हैं। सर जीरो वेक्टर भी होती है? नहीं भाई साहब, एक्चुअल में क्या है, ये तो सब चोचलेबाजी है सर। देखो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है कि अगर एक आपके पास ना वेक्टर से वेक्टर को माइनस करोगे तो आंसर आएगा जीरो। जैसे सपोज आपने 10 न्यूटन में से 10 न्यूटन को माइनस कर दिया तो आंसर लेट से जीरो आ गया। तो पता कैसे पड़ेगा ये जीरो? वेक्टर के प्लस माइनस करने से आया कि स्केलर से? तो कहा कि अगर वेक्टर का रिजल्ट जीरो आता है तो आप उस जीरो को नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है और डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है तो, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन तो बोलनी पड़ेगी। तो कह दो कि नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू जीरो है और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपने मन से कोई भी डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड एनी आर्बिट्रेरी का मतलब अपने मन से कोई भी डायरेक्शन जो है मान लो। ठीक है, बोला सर फिर जीरो को वेक्टर क्यों बनाया? ताकि पता पड़े कि ये जीरो किसके कारण से आया है, वेक्टर्स के कारण से या स्केलर के कारण से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब है ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करें। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर हैं, अब ये दो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक ही प्लेन मतलब एक ही सरफेस के पैरेलल। तो देखो ये दो वेक्टर ऐसे हो गए, ये दोनों वेक्टर को हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अब मान लो कि तीसरा वेक्टर ऐसे बाहर जा रहा होता, ठीक है, तो ये ग्रीन पेन और ये जो आपकी ये दोनों देख रहे हो, अब ये ब्लैक वाली जो पेन आप देख रहे हो ना, ये बाहर निकल रही है, तो ये प्लेन से बाहर जा रही है ना, तो इसको हम कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए तो अब जैसे मान लो कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। जैसे कि ये देखो, अब इस वाली अगर सरफेस नीचे है तो ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर। ठीक है, सरफेस ऐसे है तो ये दोनों कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब ऐसे वेक्टर जो किसी प्लेन के पैरेलल हो। तो एटलीस्ट दो वेक्टर हमेशा किसी ना किसी प्लेन के पैरेलल जरूर होंगे। अगर मान लो ये ऐसे है, तीन हो गए, ठीक है, तो तीनों इसी प्लेन के पैरेलल हो गए, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? बोला कोप्लेनर वेक्टर। अगर कोई बाहर चला गया ऐसे, तो अब देखना जरा, बाहर चला गया तो ये दोनों कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर, तो कोप्लेनर में क्या है? टू वेक्टर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे चाहे वो किसी भी प्लेन के पैरेलल हो जाए। ठीक है, नाउ कोइनिशियल वेक्टर, तो कोइनिशियल वेक्टर यानी कि ऐसे वेक्टर जिनका सबका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, सेम हो, ऐसे को बोलते हैं कोइनिशियल। कोटर्मिनस, जिनका सबका एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जिनका सबका एंड पॉइंट सेम हो उसको हम बोलते हैं कोटर्मिनस। टर्मिनेट हो रहे हैं एक साथ, उसको बोला कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और यहां पर वेक्टर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, बोला तुम आजाद हो, फ्री हो। क्या कहता है सर? फ्री वेक्टर ये कहता है कि भाई अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना बदलो, ठीक है, सॉरी, आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन ना बदलो, तो आप उसको कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि ये वेक्टर है,
आप बस इसकी डायरेक्शन मत बदलो। ये वेक्टर यहां रखा था, अब इसके डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, इसी सीध में आप कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, बस डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई वेक्टर यहां पे है ए वेक्टर, तो उसको खिसका के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, आगे पीछे पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। ये बी वेक्टर यहां था, तो आप इसको कहीं भी खिसका दो, इसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप किसी भी वेक्टर को, ये फ्री वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना गाइस हम पढ़ेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर और रह गया टाइप ऑफ वेक्टर में, बट क्योंकि फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है तो हम पहले यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर, तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का, गाइस सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल बताना है, कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है, तो भाई साहब आप क्या करोगे, हमेशा उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करोगे। टेल टू टेल कनेक्ट करने पे पूंछ से पूंछ मिलाओ, पूंछ से पूंछ मिलाओ, गलत डायरेक्शन में नहीं जाने का, पूंछ से पूंछ मिलाओ तो बनेगा एंगल। ये टेल टू टेल है ना, कुछ गंदा नहीं सोचना है। चलिए देखिए जरा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर, तो कभी भी आपको एंगल जो है बताना है तो पूंछ से पूंछ मिलाना है, समझे। चलिए सर समझ गए। अच्छा सर, अगर पूंछ से हेड मिल गया होगा, यानी कि हेड टू टेल कनेक्ट होगा, तो नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो आपको ऑलवेज, तो एंगल बिटवीन वेक्टर के दो रूल, क्या, ऑलवेज ज्वाइन वेक्टर फ्रॉम पूंछ टू पूंछ यानी टेल टू टेल, इसके बाद ऑलवेज टेल शॉर्टर, हमेशा छोटा वाला एंगल बताना है, और एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या यूज होता है, जैसे कभी भी आपको ऐसे दिखा दिया, कभी आपको ऐसे दिखा दिया कि ये एंगल, ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब कभी आपसे कह दिया कि आपको बताओ, और यहां पर आपको गिवन है लेट्स से दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। तो अब आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपने थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री ले लिया और आंसर निकाल दिया, तो अब ये हो गया आंसर गलत। तो यहां पर आप ये समझो फिर सही क्या है सर, तो पहले तो आपको एक काम करना है कि ये दोनों वेक्टर जो आप देख रहे हो ना, ये टेल टू हेड कनेक्ट है, ये देखो ये ऊपर वाले की टेल है और नीचे वाले का हेड है, ये गलत चीज है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो अब हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, मतलब हम ये जो ए देख रहे हो, हम इस ए को आगे खिसका देंगे, तो ये वाला एंगल कितना था 120, तो बताओ ये कितना बचा 60 डिग्री। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसको आगे खिसका दिया, मतलब पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो ये जो थीटा है यहां पर 60 डिग्री कंसीडर करना है, ठीक है। कभी भी ऐसे बना दिया जाए जैसे कि, तो ये हो गया 1, कभी ऐसे दिखा दिया जाए आपको, लेट से कि ये मेरे पास ऐसे दे दिया, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और यहां पर बता दिया आपका 60 डिग्री, वैसे तो 60 नहीं है बट चलो मैं 60 डिग्री बता देता हूं, ठीक है। नाउ ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर और ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर 60 डिग्री। तो भाई हम कितने डिग्री बताएं इसको, क्या बोले, तो बोला सर पहले तो इसको सही से कनेक्ट कर लो, तो बिल्कुल कर लेते हैं, एक काम करें टेल टू टेल कनेक्ट करना, तो टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। तो अब आप इसको ऐसे समझो, टेल टू टेल कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये देखिए ये हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर, तो ये रहा, अब मुझे इस बी वाले को नीचे खिसकाना पड़ेगा, तभी तो टेल कनेक्ट हो पाएगी, तो मैंने इसको खिसका दिया नीचे, ये पहले ऐसे था, पहले ऐसे था ना, तो अब देखो ये 60 था, अब ये कितना बन जाएगा, ये बी वेक्टर, तो अब ये बन जाएगा 120 डिग्री, कौन सा 120 डिग्री, मतलब आपने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, तो अब ये 120 डिग्री बन गया है। तो अब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे 120 डिग्री लेनी है, ठीक है, हमेशा टेल टू टेल कनेक्ट करना है। सर आपने तो कहा था कि शॉर्टर एंगल लेना है, शॉर्टर एंगल का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर ए और बी के बीच में ये 240 डिग्री भी तो बन रहा है, तो 240 नहीं, आपको 120 कनेक्ट करना है, हमेशा टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ मिला, पूंछ से पूंछ मिला, ओ पूंछ से पूंछ मिला, तदन 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 तदन। चलिए गाइस, ये आपने एंगल बताने वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, अब मैं आपको यहां पर बताता हूं यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो अब यूनिट वेक्टर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है। ऐसे समझो कि कोई भी वेक्टर जिसका काम है डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एक बार फिर से मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, लेट्स से मैं दौड़ रहा हूं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बट अभी मैंने आपको क्या बताई 30 मीटर पर सेकंड यानी कि वैल्यू, लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन भी बतानी है गाइस, सुन तो लो, अगर मुझे डायरेक्शन भी बतानी है तो मुझे बोलना पड़ेगा मैं 30 मीटर पर सेकंड से कहां जा रहा हूं,
राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे बताना पड़ेगा ना। तो यही डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर नाम में समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, 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 तो यूनिटी का मतलब होता है एकता। कौन सी एकता, दैट आई डोंट नो गाइस। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है वन और इसका पर्पस होता है डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। यदि कोई चीज एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो यूनिट वेक्टर का नाम होता है आई कैप। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैप से होता है, आई कैप। वाई एक्सिस में है तो जे कैप, जेड एक्सिस में है तो के कैप। 10 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है। ठीक है, अब आपने इसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करा दी तो ये बन गई आपके पास, तो ये बन गई आपके पास, क्या बन गई बताओ जरा, ये बन गई आपके पास वेलोसिटी, क्योंकि आपने डायरेक्शन प्रोवाइड करा दी ना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो दीज वेक्टर बोला ऐसे वेक्टर जो कि डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के काम आते हैं, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू होती है वन, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। कैप टोपी बना देते हैं हम, टोपी। ठीक है, तो टोपी बना देते हैं ए कैप, तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। गाइस ये क्या लिखा है सर, मुझे तो सब समझ में नहीं, चक्कर आ गए। तो देखिए, तो आपको ए कैप ये तो हो गया यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ऊपर वेक्टर और नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ऊपर वेक्टर, नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ वैल्यू। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे आपको ये समझा देता हूं कि अगर ए वेक्टर की वैल्यू लिखी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, अब ये तो हो गई आपके पास वेक्टर का फॉर्म। अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बस इसको सॉल्व करने का तरीका, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कर लो प्लस जे क्या लिखा है 3 का स्क्वायर कर लो प्लस माइनस नहीं लगाना, और ये के क्या लिखा बोला -4, तो -4 का स्क्वायर कर लो। कितना आ गया, ये आ गया 4 और 9 13 और 16, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 16 29, रूट 29 आपके पास इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर मैं खाली ए भी लिख दूंगा तब भी इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए और किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक इक्वेशन देंगे और कहेगा यूनिट वेक्टर निकालो, जिसके अलोंग बोलेगा ऊपर हम उसको रखेंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो ए वेक्टर के अलोंग बोला है, मतलब ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ऊपर तो आएगा ए वेक्टर, तो देखो ए वेक्टर की इक्वेशन आ गई, नीचे आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया भाई 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 कैप अपॉन में रूट 56। आप यहीं पे लिख के छोड़ दो, और आपको सेपरेट करना है सबको, 56 होगी सबके अपॉन में, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर पर बेस्ड आपको एक आध क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि अगर आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे दी और बी वेक्टर की इक्वेशन लिख के दी, अब कहे फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। गाइस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी बात। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जिसके अलोंग पूछे, तो अलोंग पूछ रहा है ए प्लस बी के, तो ऊपर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और नीचे इसका ही मैग्नीट्यूड। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने ऐड करा, 2 आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो 2 प्लस 2 4 आई, 3j प्लस माइनस का 2j बोला प्लस का j, -4 प्लस का 3 बोला माइनस का k। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये देखो 4 का स्क्वायर, इसके आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर, इसके आगे -1 है तो -1 का स्क्वायर, सॉल्व कर दिया, यहीं पे आपका आंसर खत्म हो गया। तो ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर कोई चीज प्लस एक्स एक्सिस में है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यानी प्लस एक्स एक्सिस। अगर कोई चीज माइनस एक्स एक्सिस में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। समझ गए, बात क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक बढ़िया सा टर्म आ जाता है। अच्छा, अगर आप इस चीज को वो करना चाहते हो ना,
क्या डाउनलोड करना चाहते हो जो मैंने लिख रखा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि टेलीग्राम चैनल, गाइस मैंने 11th क्लास वाले सारे बच्चों, नए बच्चों के लिए ना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, बता दिया ना मैंने आपको, किस नाम से, साहू सर क्लास 11th के नाम से, ठीक है। तो जाकर के बिल्कुल क्लास 11th का स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल, जाके ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करके इसमें टेलीग्राम में फाइल सेक्शन दिया है, बस उसके अंदर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। तो इसको जरूर से आप लोग ज्वाइन करें और मजे लें, है ना। और गाइस मुझे ये बहुत दिक्कत है, सब्सक्राइब नहीं करा होगा आपने अभी तक, नहीं करोगे, बेल आइकॉन ने हिट करा होगा, क्या आपको मैं बढ़िया नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बढ़िया नहीं लग रहा हूं आपको यार, है, कर लो, बेल आइकॉन को हिट करो, और कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिख के जाना कि वाह सर आप क्या बढ़िया पढ़ाते हैं सर, मैं तो आपका फैन हो गया सर। ऐसे जब कहोगे तो टीचर को ज्यादा अच्छा लगता है, अरे वाह क्या बच्चे मिले यार। चलो लेट्स गो गाइस, ठीक है। तो हम लोग अब आपको बताने, मैं आपको सिखाने वाला हूं भाई वेक्टर्स का आप लोग एडिशन कैसे करते हो, ठीक है। जनरली देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप कुछ भी, जैसे 2+3 है, अब मैं आपसे से बोल रहा हूं भाई 2+3 प्लस लगा दिया, बचपन में हम लोग नहीं पढ़ते थे 2+3 बताओ आंसर कितना आया, बोला 5। और अगर मैं ऐसे बोल दूं 2+3 तब भी आंसर क्या बोलोगे, बोला 5। तो भाई ये लिखने का तरीका ही तो बदला है ना, लिखने का तरीका बदला, आंसर बदला क्या, नहीं बदला, बस लिखने का, दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, बस वो बदल जाता है गाइस। बच्चों ने मुझे ऐड करना हो तो मैं ऐसे भी करता कि 2+3 करा है, तो देखो मैं ऐसे करता 2+3, यानी 2 लाइन खींच दो, 1 2 प्लस, इसके बाद 3 लाइन खींच दो, 1 2 3, हो गया। अब बताओ कितना हो गया, तो मैम 1 2 3 4 6, मेरी तो टेबल गलत थी ना, 5, चलो 1 2 3 4 5, तो ये आंसर हो गया 5। आप लोगों ने नहीं करा ऐसे, बताना मुझे कमेंट में, है करा होगा ना, आप बन रहे हो होशियार। तो 1 2 3 4, तो आप ये बताओ कि हर बार गाइस क्या है कि सॉल्व करने का तरीका ही बदला है बस, ठीक है, लेकिन आंसर तो नहीं बदला ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो बस मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि वेक्टर में भी सेम कहानी है कि मेथड बदल सकता है गाइस, मेथड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका, शो करने का तरीका, लेकिन आंसर कभी नहीं बदलेगा, समझे। तो इसी प्रकार से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वेक्टर्स को ऐड करने का ना 3 मेथड बताए गए। एक बताया गया ट्राइंगल लॉ, दूसरा बोला गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा बोला गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कभी भी आपको ये जो ट्राइंगल लॉ है ये सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए काम आता है, पैरेललोग्राम लॉ भी 2 वेक्टर को ऐड करने का काम आता है, और पॉलीगॉन लॉ जो होता है, पॉली मतलब मल्टीपल, तो पॉलीगॉन लॉ मोर देन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर से ज्यादा अगर है तो अब जाके काम आता है, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल लॉ में कभी भी रिप्रेजेंट करना है, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में अगर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, हेड टू टेल, देखो ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर की टेल यहां कनेक्टेड है, तो हेड टू टेल, जैसे मैंने नहीं बताया था 2+3, अब आंसर लिखना है तो बोला नीचे लिख दो, ठीक है। दूसरा तरीका 2+3, आंसर लिखना है तो बोला इक्वल टू को साइड लिख दो, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, हाँ। तो बस ये लिखने का तरीका ही है कि भाई अगर ट्राइंगल लॉ से आप चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो देखो ए वेक्टर और ए वेक्टर के हेड में दूसरे की टेल घुस गई तो बी वेक्टर की टेल, और बोला सर रिजल्टेंट आंसर कहां दिखाना है, तो आंसर ये हो गया रिजल्टेंट। बोला सर आंसर तो देखना कैसे बताया, ये जा रहे थे ऐसे और आंसर दिखा दिया ऐसे उल्टी डायरेक्शन, हाँ तो आंसर अलग से दिखना चाहिए ना, जैसे 2+3+5+6, तो बताओ आंसर कितना हो गया, तो 5 और 5 10 16 16 आंसर हो गया। तो जो आंसर है हमने सबसे हटके दिखाया कि नहीं दिखाया। इसी प्रकार से आप ट्राइंगल लॉ में रिप्रेजेंट करते हो तो जो रिजल्टेंट होता है ना वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, ये ए और बी जा रहा है ऐसे और रिजल्टेंट जाएगा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, अलग दिखे ताकि, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लॉ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। पैरेललोग्राम लॉ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल दोनों जुड़ गए, और जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट जो आंसर होगा 2 वेक्टर को ऐड करने पे, वो इनके बीच में से यानी कि इनका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम इसलिए बोलते हैं कि हम इसको बाद में ज्वाइन करा देते हैं, तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ में टेल टू हेड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 4 वेक्टर को ऐड करना है तो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ये देखो टेल टू हेड कनेक्ट बी वेक्टर, ये हो गया मेरे पास सी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया मेरे पास डी वेक्टर। अब रिजल्टेंट अगर दिखाना है तो मैं नीचे की साइड नहीं दिखाऊंगा, रिजल्टेंट में दिखाऊंगा बिल्कुल, ये जा रहे थे ऐसे, रिजल्टेंट दिखाऊंगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, ये हो गया आर वेक्टर। तो ये पॉलीगॉन लॉ से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बस, ठीक है। नाउ अब मैं आपको यहां पर एक बात सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहां पर ये बोल दूं
वेक्टर्स में आप लोग ऐड या माइनस कैसे करते हो वो चीज आप समझो। अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोल दूं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, 10-10 न्यूटन के सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हम उनको कर देंगे ऐड। यदि सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो हम उनको करते हैं ऐड, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनको करते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर एंगल पर हैं, कैसे हैं, एंगल पर हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा सीन बन रहा है कि कोई भी ऐसे कोई भी चीज है, ठीक है, एक 10 न्यूटन का फोर्स यहां पे, और इसी चीज को 10 न्यूटन कोई पकड़ के इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और यहां पे लग रहा है दोनों के बीच में लेट्स से फोर्स जो है 60 डिग्री पे। भाई देखो सेम डायरेक्शन में लग रहा था, ऐड कर दिया, ऑपोजिट में लग रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर अगर ऐसे एंगल बन रहा होगा ना, एंगल, तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बोला तब हमें ऐसे करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट, इसके लिए डेरिवेशन करवाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो r इज इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 10, बी की जगह 10, और कॉस थीटा, थीटा यहां पे कितने डिग्री है, बोला 60 डिग्री, और कॉस 60 की जगह हम लोग क्या लेते हैं, बोला 1/2, कॉस 60 की जगह 1/2, तो बस अब 2 से 2 हो गया कैंसल, 2 से 2 हो गया कैंसल, तो r इज इक्वल टू कितना बचा, ये बच गया मेरे पास रूट 300, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 10 रूट 3, भाई 10 स्क्वायर कॉमन लेके बाहर निकाले तो 10 रूट 3 निकल के आएगा। रूट 3 की वैल्यू होती है गाइस 1.732, तो 1.732, ठीक है। तो अब देखना जरा, r इज इक्वल टू 17.3 न्यूटन का फोर्स ये लगेगा। मतलब अगर 10-10 न्यूटन के दो फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो आप उनको ऐड करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप सबट्रैक्ट करोगे, एंगल पे होंगे ना तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो बस आप वैल्यूज पुट करो, तो इसका मतलब 10 यहां पे जो है 17.3 न्यूटन फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ना जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करते हो, माइनस करते हो, तो हमेशा एक चीज है कि रिजल्टेंट जो होगा, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो रहेगा ऑलवेज लाई बिटवीन, रिजल्टेंट जो होता है ये हमेशा मिनिमम टू मैक्सिमम, रिजल्टेंट जो होता है ये हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। जैसे कि अगर दो 10-10 न्यूटन के फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन का है, एक और 10 न्यूटन का है, तो इसका आंसर जो है मिनिमम क्या है, 10 में तो 10 घटा दो तो 0, और ऐड कर दो तो 20, तो इनका आंसर हमेशा 0 से 20 के बीच में आएगा, चाहे कितना भी एंगल क्यों ना बन रहा हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास दो फोर्सेज हैं, एक 10 न्यूटन का है, ठीक है, और दूसरा भी इस पॉइंट को कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे खींच रहा है एक और 10 न्यूटन के फोर्स से, अब दोनों के बीच में बन रहा है एंगल 120। तो जरा चेक करें कि कितना जो है ये निकल के आने वाला है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखना r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर कितना है, बोला 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 120, तो देखना जरा r इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 100 प्लस 100, ठीक है, और ये प्लस का 2 इंटू 100, cos 120 होता है गाइस माइनस का 1/2, वैल्यू याद होनी चाहिए बस, तो माइनस का 1/2, अब देखना 2 से 2 कट गया, तो r इज इक्वल टू बन गया 100 प्लस 100 माइनस का 100, तो r इज इक्वल टू बच गया रूट 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 10 न्यूटन आया। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा इन दोनों बीच में, यानी एक यहां खींच रहा है एक यहां खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जाएगा बीच में, ऐसा नहीं बीचों बीच, जो ज्यादा होगा हमेशा रिजल्टेंट उसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 न्यूटन जो है रिजल्टेंट निकल के आया। इसका मतलब यह है कि देखने में तो दो फोर्स लग रहे हैं 10-10 के, लेकिन असर कितने का कर रहा है, बस एक 10 न्यूटन के फोर्स का, ठीक है। चलो आपको मैं यहां पर एक छोटा सा टास्क देता हूं, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। आपसे कह रहा हूं कि भाई ये मेरे पास एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ये मेरे पास एक फोर्स लग रहा है 60 जो है 10 न्यूटन का, दोनों के बीच में एंगल में दे देता हूं आपको 30 डिग्री, ठीक है। फाइनल आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है गाइस। अगर आप लोग फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे तो मुझे लगेगा कि गाइस आप लोग पढ़ रहे हो यार, मतलब तभी मेरे दिल को खुशी होगी। क्या आप मुझे खुशी देना चाहते हो? वो खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, डिलीट वो बात मैं डिलीट कर दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे।
अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला गाइस हम लोगों ने बनाया है ना, ये मेरे मुन्ने, ये फॉर्मूला नहीं बनाया, अच्छा मुन्नियों को भूल गए, नहीं 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 नहीं, मुन्नी को मैं नहीं भूलता हूं। देखो आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला नहीं बनाया हमने, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव भी करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो हम लोग चाहे ट्राइंगल लॉ से यूज करें चाहे पैरेललोग्राम लॉ से, एक ही बात है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम आएगा। देखना, तो ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर, ठीक है। और रिजल्टेंट कहां दिखाऊंगा गाइस, तो रिजल्टेंट हो गया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया आर वेक्टर। बट इसमें मैं रिजल्टेंट निकाल नहीं पाऊंगा ऐसे, क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, उसका एक कारण है। क्या कारण है सर, ऐसी क्या मजबूरी है, तो मजबूरी यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल होता तो देखो अभी मैं पीजीटी लगाता और मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाती, तो सब बना दो ना। तो हमें इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल थीटा, ठीक है। और यहां पर मेरे हिसाब से जो नाम चला होगा ना वो पी एस बी cos थीटा, तो यहां पे कुछ ऐसा है पी क्यू, चलो मैं यहां पे हटा देता हूं, मैं अपने मन से नाम लेता हूं, ठीक है। पी क्यू और आर एस नाम नहीं दूंगा, पी क्यू एस टी ऐसे नाम दे दिया मैंने, ठीक है। बताओ ऐसे नाम दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखना मेरे पास ना ये बी है, और मेरे पास अब देखना अब मेरे पास पूरा बड़ा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अब इसमें मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता, ये वाली छोटे वाले ट्राइंगल की वैल्यू अगर पता पड़ जाए तो पूरा बेस पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्यूटीएस, क्यूटीएस, क्यूटी नजर आ रहे हैं आपको। चलो तो क्यूटीएस की मैं बात करूंगा तो फॉर्मूला देखना, अगर मुझे बेस निकालना है तो भाई बेस मुझे निकालना है छोटे वाले ट्राइंगल का, और हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, तो मैं लगाऊंगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो मुझे निकालना है ना क्यूटी, ओ क्यूटी, बेस तो मुझे निकालना है और हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, तो क्यूटी इज इक्वल टू बेस इंटू बी cos थीटा। ओहो सर, क्यूटी बी cos थीटा है, हाँ। और इस वाले ट्राइंगल में अगेन इन ट्राइंगल क्यूटीएस, तो देखिए जरा, अब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बी cos थीटा। अब मुझे निकालना है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज मुझे पहले से पता है, तो मैं लगाऊंगा कि कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एस टी, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी, तो एस टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो भाई मुझे इस छोटू ट्राइंगल के परपेंडिकुलर भी पता पड़ गया, ठीक है। अब मुझे जो पूरा बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, पूरा बड़ा ट्राइंगल, बस इसको देखना है, यहां पे मेरी नजर होना चाहिए। तो देखना याद आता है एग्जाम में, ए प्लस बी cos थीटा, ये पूरी वैल्यू हो गई, यानी बेस की, ये परपेंडिकुलर की, और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है। तो बस कुछ नहीं करूंगा, पीजीटी लगाऊंगा ये पी एस टी वाले ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल पी एस टी, पी या पीटीएस लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पीटीएस, अब देखना पर हाइपोटेन्यूज क्या है, बोला पीएस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बोला आपके पास एस टी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, बोला पीटी का स्क्वायर। बस अब ये सारी वैल्यूज रख दो ना, देखो पीएस की जगह आर स्क्वायर, एस टी की जगह बी साइन थीटा का स्क्वायर, पीटी मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, देखो इसको ओपन करा, ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पूरे बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सॉरी प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस पूरा cos थीटा साथ में चिपका है ना, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, बी की पूरी वैल्यू, ठीक है। बस कुछ भी नहीं किया। अब ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी बात है, ए स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यहां लिख दिया, बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, 2ab cos थीटा एज इट इज, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर, इन दोनों से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया ऊपर वाले में से, ठीक है। बी स्क्वायर अलग कर दिया, ये चीज अलग हो गई, 2ab cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो चलो गायब कर दिया, बस आर स्क्वायर लिखा है, हटा के नहीं स्क्वायर यहां पे फेंक दिया, तो रूट बन गया। बस ये निकल गया हमारे पास क्या भाई, हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। तो कभी कभी इस फॉर्मूले को ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव करना है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बताइए गाइस, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं और नेक्स्ट चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात सिखाता हूं, दैट इज आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है।
बढ़िया सीखना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड गाइस जब आप लोग क्लास 12th में आओगे ना तो आपको बहुत नीड होगी इस चीज की। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो जैसे मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि ये मेरे पास जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये चलो यहां पे कुछ भी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक। तो कभी भी कोई वेक्टर अगर सीधे जा रहा है तो एक ही एक्सिस है इसके पास, ऐसे जा रहा है तो उसके पास दो, आप ऐसे जा रहा है तो हम बोलेंगे भाई इसके पास एक ही डायरेक्शन है। लेकिन मान लो कि अगर कोई वेक्टर तिरछा जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये कुछ एंगल बन रहा होगा इसका हॉरिजॉन्टल से, तो कभी भी आप ना इसकी दो, आप सोचो, आप सोच के देखो कि भाई आप ऐसे देखो, सुनिए जरा, कि भाई ये मेरा हाथ कहां जा रहा है, आप तो गोली मारो वेक्टर को, दिशक्या ना, अब मेरा हाथ देखो, हाथ कहां जा रहा है सर, आपका हाथ जा रहा है ऊपर भी आगे भी, ऊपर भी आगे भी, ऊपर भी आगे भी, ऊपर भी आगे भी, ऊपर भी आगे भी। इसका मतलब कोई भी कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर अगर इस तरीके से होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर और एक कंपोनेंट होगा इधर, ठीक है। तो अब देखना, तो सर इनका नाम क्या होगा, तो भाई अगर ये मेरे पास थीटा है तो इसका नाम हो जाएगा बी कॉस थीटा और इसका नाम हो जाएगा बी साइन थीटा। रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा सीन बन रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है, और लेट्स से ये वाला एंगल हमने दिखाया थीटा, किसके साथ थीटा दिखाना होता है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, और आपको क्वेश्चन में बताया भी जाएगा आगे कि भाई ऐसे एंगल दिखाया, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो अब देखो मेरा हाथ कहां जा रहा है, अरे गोली मारो वेक्टर के रूल यार, मैं आपको बता रहा हूं कि हाथ कहां जा रहा है, मेरा हाथ जा रहा है नीचे 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 जा रहा है, नीचे 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 नीचे, और आगे भी देखो नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, देखना नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। हाँ, तो उसके दो टुकड़े, एक टुकड़ा आगे गया, एक टुकड़ा नीचे गया, तो जिसके साथ थीटा चिपका है, देखो एफ के टुकड़े की, तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। हमेशा ऐसे होता है, कभी भी आप, जैसे मैंने अभी नहीं बताया था आपको कि ये वेलोसिटी है और ये एंगल थीटा, तो भाई बेस पता है, बेस पता करना, हाइपोटेन्यूज पता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये बेस तो ठीक है बी, और हाइपोटेन्यूज में बी लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा बी साइन थीटा। तो हमेशा जिसके साथ थीटा नहीं चिपका है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और थीटा चिपका है वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ऐसे जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि कोई भी एक पक्षी है या कोई बर्ड है, ये इस डायरेक्शन में, या हमने चलो एक गोली चलाई, एक गोली चलाई, अब ये आपके पास ये जा रही है 400 मीटर पर सेकंड से। अब आपसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो एंगल है ना, ये ग्राउंड के साथ, ग्राउंड जब हमने गोली चलाई तो एंगल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो बताओ ये बुलेट की स्पीड कैसे कैसे होगी, तो भाई देखो इस बुलेट की ये दो डायरेक्शन कवर करेगी ना, ये बुलेट ऊपर भी जाएगी आगे भी जाएगी, ऊपर भी आगे भी। तो हम क्या करेंगे, इस 400 के दो टुकड़े करेंगे, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा 400 कॉस थीटा, ये 60 बन रहा है ना, तो ये हो जाएगा 400 कॉस 60, और ये वाला कंपोनेंट होगा 400 साइन 60, एंगल दोनों में सेम ही लेना है, 400 साइन 60, ये मत कहना सर ये 30 आ रहे, कुछ नहीं, एंगल हमेशा सेम में रिजॉल्व करना है, क्यों यहाँ पे थीटा सेम नहीं है दोनों में, बस वही चीज दिखानी है, ठीक है। और ये 400 था, तो बस बताओ जरा, तो 400 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो आप सॉल्व कर लो कि भाई ये देखो, तो ये निकल के आया 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो 400 साइन 60 मतलब √3/2 इंटू में है, तो ये बन जाएगा 200 √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हो जाएगा मेरे पास 340, 200 इंटू 1.73, ठीक है। तो लगभग आपका अप्रॉक्स 346 मीटर पर सेकंड के आसपास जाएगा, है ना, 346, यानी कि ये हो गया कि ये जो बुलेट है ना, ये ऊपर जाने की स्पीड इसकी ज्यादा होगी 346 मीटर पर सेकंड, और आगे बढ़ने की स्पीड क्या होगी बुलेट 200 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये बुलेट आगे तो धीमे धीमे स्पीड से जाएगी बट ऊपर ज्यादा स्पीड से जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। चलो आप मुझे एक बात बताइए, कॉमेंट सेक्शन में मुझे गाइज आपसे ये वाला आंसर चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी जो फोर्स है, ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 45 डिग्री पे लग रहा है, तो बताओ इसके दो टुकड़े जो है कितने कितने न्यूटन के बनेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, और एक बताइए, अगर मेरे पास यहां पे 60 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है और इस तरीके से एंगल बनाया गया,
और ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आपको इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट बताने हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों बताने हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में गाइस, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन नहीं बताओगे तो मार खाओगे, यहां, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा एक चीज बता दूं, जैसे कभी आप 100 का नोट दुकानदार के पास लेके गए और आपने कहा अंकल 100 के खुले चाहिए, तो अंकल ने क्या किया, आपको तो 50-50 के नोट दे दिए, आपको मिल गए। अब आप जो है दुकान से जा नहीं रहे, अंकल कह रहे हैं कि क्या चाहिए बेटा, और अंकल वो 100 का नोट नहीं दिया था। अंकल कहेंगे बेटा वो खुले तो दे दिए, तो अंकल मेरा ही तो था वो 100 का नोट। अंकल है जाबड़ा मार के तो पहले 50-50 के नोट छुड़ाएंगे और कहेंगे कल से दुकान पे नहीं दिख जाना चाहिए। भाई नियम तो यही कहता है ना कि अगर 100 का नोट जो आपने दिया तभी तो आपको खुले मिले। अब वो 100 का नोट भूल जाओ गाइस, भूल जाओ उसको, समझे, लालची क्यूटी ग्रीडी, भूल जाओ उस बात को। तो अगर आपने 100 का नोट खुला करा लिया तो 100 के नोट को भूल जाना चाहिए। इन द सेम वे अगर आपने इस वेलोसिटी को खुला करा लिया, दो नोट आपने इसके अलग अलग कर लिए, तो भाई अब आप इस v को भूल जाओ, v sin थीटा और v cos थीटा को आपको ध्यान देना है, समझे। यही तो होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। योर अभिषेक सर इज हियर, मैं करवाऊंगा ना, क्यों घबरा रहे हो, मत घबराओ गाइस। चलो आगे बढ़ जाते हैं और अब मैं आपको ले चलता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। गाइस अभी ना हमें पढ़ना है वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए वेक्टर्स में क्या है, दो टाइप के जो है इनटू यानी प्रोडक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसका एक और नाम डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरा जो होता है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका प्यार का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को गाइज ओपन करते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा, एंड क्रॉस को जब भी ओपन करते हैं तो आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब आपको यह समझना चाहिए कि सर स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी सी बात है, देखिए अगर मैं दो वेक्टर का इंटू करूं और आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर दो वेक्टर का इंटू करने से आंसर भी वेक्टर आए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं गाइस। तो देखिए, तो जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जब रिजल्ट हमारे पास स्केलर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जबकि अगर मान लीजिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कह देते हैं वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इससे हमें मिलता है टॉर्क, यानी कि रोटेटिंग फोर्स, घुमाने वाला फोर्स, जो कि एक खुद वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर हमने दो वेक्टर का इंटू किया, रिजल्ट भी वेक्टर आया, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है गाइज। अभी जो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कुछ गोल्डन रूल मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आपको यहां पे डॉट के कुछ बेसिक रूल सीख लेने हैं, डॉट के कुछ बेसिक रूल सीख लेने हैं, ठीक है। क्या है बेसिक रूल? तो बेसिक रूल बहुत ही सिंपल है कि अगर आप आई डॉट आई कर रहे हो या जे डॉट जे कर रहे हो या के डॉट के कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। और अगर आप किसी का भी इंटू कर रहे हो बाकी सब से, रेस्ट ऑल 0, बस इतनी बात आपको याद रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के होता है 1 और बाकी सब हो जाता है 0। सिर्फ इतनी बात आपको डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है, नथिंग एल्स गाइस, ठीक है। चलिए अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर मिल रहा है प्रोडक्ट करने को, कह रहा है कि भाई फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और आगे बढ़ा देता हूं ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन देम, बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में हमें एंगल भी चाहिए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है
क्या ए डॉट बी चाहिए ना, ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, तो कभी भी कोई आपसे बोले कि यहां पर जो है 1 का आई का आई से करो, तो 1 इंटू -2 आई का आई से हो गया 1। ठीक है, जे का जे से करो 1, 2 का 2 से 4, तो माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए जरा, माइनस का 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 2 से, तो प्लस का 6। तो ए डॉट बी क्या निकल के आ गया, ए डॉट बी निकल के आ गया आपका 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ए डॉट बी पूछा था तो बोला ये 0 आया। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ए बी कॉस थीटा, डॉट को डालते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं ना ब्रो। अच्छा, तो इज इक्वल टू 0, तो ए बी को फेंक दो इसके अपॉन में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अगेन 0। अब आप मुझे बताइए कॉस थीटा में 0 वैल्यू कब होती है, तो कॉस थीटा में 0 वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो कभी भी ऐसा बोले ना कि परपेंडिकुलर है ए और बी, तो समझ लो कि यहां पर ए डॉट बी जो है 0 निकल के आता है। कभी भी ए डॉट बी 0 हो तो समझ लेना कि डॉट प्रोडक्ट जो है आपका परपेंडिकुलर है ए और बी के बीच में। ठीक है ना, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे मिल गया, जैसे आपसे क्वेश्चन में कह दिया, लो ऐसे बोल दिया क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। अगर ओनली k लिखा है तो 1 ही मानते हैं हम इसको, और बी वेक्टर इज इक्वल 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप। आगे लिखा है परपेंडिकुलर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p। तो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर हैं, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई अगर ये परपेंडिकुलर हैं ए और b, तो हमें तो पता है ना कि हियर इफ a vector and b vector are perpendicular to each other, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर कहे तो a डॉट b को 0 बनाना है बस, तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो अब a का b से करेंगे तो 4 का 2 से, तो ये बन गया 4 2 जा 8। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख लूं क्या, वैल्यू लिखनी है क्या मुझे, आपकी जैसी मर्जी लिख लेता हूं मैं, तो ये लो ये लिख लिया। ठीक है, डॉट लगा दिया, बीच में डॉट लगा दिया। ठीक है, अब देखना 4 2 जा 8। ठीक है, और उसके बाद 2 2 जा 4, माइनस 1 का इंटू पी से माइनस पी इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में 0 होगा ना परपेंडिकुलर वाले केस में, तो ये 8 प्लस 4 12 माइनस पी इज इक्वल टू 0, तो पी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 12। चलिए, तो आपसे कहा था कि पी की वैल्यू निकाल लो, हमने निकाल ली। ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे जो है एक कुछ गोल्डन रूल लिख लो। ठीक है, जैसे खुद से डॉट जो होता है ये 1 होता है, बाकी सबसे 0। जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी के का के से, खुद से, आई डॉट आई खुद से डॉट जो है 1 होता है, बाकी सबसे 0 होता है। ठीक है, नाउ कभी ऐसे बोलते हैं कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर बोले तो डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना होता है, और बोले कि ए एंड बी पैरेलल हैं, पैरेलल बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखाना होता है। ठीक है, क्योंकि जब पैरेलल होगा तो यहाँ पे 0 डिग्री आएगा और क्रॉस में साइन 0 हो जाता है, तो यहाँ पे ये 0 बनेगा। ठीक है, तो आप तो भाई इतनी बात याद रखो, परपेंडिकुलर बोले तो डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाओ, पैरेलल बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखाओ। खुद से क्रॉस 0 होता है, जैसे अभी हमने ऐसे बोला ना कि खुद से डॉट होता है 1 और बाकी सबसे होता है 0। ऐसे ही कह रहा है कि अगर आप खुद से क्रॉस करोगे तो वो 0 आएगा। तो सर बाकी सबसे सिखा देते हैं, चलिए तो अभी हम आपको क्रॉस के रूल सिखाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप बस इतनी बात याद रखो, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, आप कुछ याद मत रखो, सिर्फ इतनी बात याद रखो, आई जे के आई, बस। अगर आप आई का जे से क्रॉस करोगे तो बचेगा के, तो आई क्रॉस जे हो गया के। अगर आप जे क्रॉस के करते हो, जे क्रॉस के यानी जे का के से इंटू तो बचता है आई, तो जे क्रॉस के बन गया आई। ठीक है, अब अगर आप के बाद आएगा वापस से घूम के आई, तो के क्रॉस आई करोगे तो बच गया जे। ठीक है, रिवर्स जाओ, उल्टा जाओ, आई क्रॉस के करोगे तो माइनस का जे, के क्रॉस जे करोगे माइनस का आई, जे क्रॉस आई करोगे माइनस का के। मतलब 3 क्वांटिटी है आई जे के, 2 का इंटू करेंगे तो आंसर आएगा तीसरा वाला। ठीक है, देखना जरा फिर से कितनी क्वांटिटी, मतलब आई जे के वापस आई, बस देखो आई क्रॉस जे के जे क्रॉस के आई,
के क्रॉस आई जे, उल्टा जाओगे माइनस साइन आएगा। बहुत बढ़िया। और खुद का खुद से क्रॉस क्या होता है? जीरो। जैसे कि ए बी साइन थीटा होता है ना, अब आई क्रॉस आई करेंगे तो दो आई के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन जीरो कितना बनता है? 0, तो इसलिए आंसर आता है 0। तो आपको बस इतनी बात याद रखना है, एक तो ये रूल याद रख लो और दूसरा याद रख लो आपका कौन सा वाला, खुद का खुद से क्रॉस 0 होता है। आई जे के, कई बार साइकिल वाला रूल भी याद करते हैं कि अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव साइन आएगा। आई क्रॉस जे पॉजिटिव, जे क्रॉस के पॉजिटिव, के क्रॉस आई पॉजिटिव, उल्टा गए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बस चलो अब देखिए, अब इसमें हम जो क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के वैसे तो जो है आप इसका इससे क्रॉस करो, इसका इससे, फिर ऐसे बहुत लेंथी सा हो जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल और बेसिक और क्यूटू सा मेथड मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखिए। तो आपसे ऐसे कहा जाएगा कि ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो आपको बस इतना काम करना है। ए क्रॉस बी निकालना है तो बस इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना काम कि आप दो लाइन बना लो, दो लाइन खींच लो, ठीक है? दो लाइन खींच लो और दो लाइन में यहां पे आई जे के लिख दो, ठीक है? अब आई के आगे क्या क्या था? आई के आगे देखना, आई के आगे 1 है, 1 3, जे के आगे 2 है, 2 है, के आगे 3 है, 3 है, यहां पे माइनस। अब कुछ नहीं करना, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, हाँ निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम खाना खाने आते हैं, बोला अब एक काम करो, पहले ना प्लेट आ गई, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट आ गए, सबके अंदर माइनस माइनस साइन आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम? 3 ब्रैकेट बनाओ, सबके अंदर माइनस साइन। ये पहला ब्रैकेट आई कैप, दूसरा ब्रैकेट जे कैप, तीसरा ब्रैकेट के कैप, ठीक है? पहला ब्रैकेट प्लस का, दूसरा ब्रैकेट माइनस का, तीसरा ब्रैकेट प्लस का, ठीक है? बोला सर एक बार और बताओ। देखो 3 ब्रैकेट लगाओ, पहला ब्रैकेट आई कैप, दूसरा ब्रैकेट जे कैप, तीसरा ब्रैकेट के कैप, ठीक है? सबके अंदर माइनस 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 कर दो। पहला ब्रैकेट प्लस का, दूसरा ब्रैकेट माइनस का, तीसरा ब्रैकेट प्लस का। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, आई कैप की बात करें तो आई कैप को छुपा लो, छुपा लिया। अब पहले जाओ लेफ्ट में, 2 3 जा 6, माइनस का 6, ठीक है? फिर जाओ राइट में, तो बोला प्लस का 6, हो, ठीक है? नाउ अब जे की बात करें, जे की, तो जे वाले को छुपा लो। पहले जाओ लेफ्ट में, तो 3 इंटू 1, तो माइनस का 3। अब जाओ यहां पे 3 3 जा राइट में, 3 3 जा 9, ठीक है? अब आ जाओ के में, तो देखना जरा के में, तो पहले जाओ लेफ्ट में, 2 1 जा 2, फिर जाओ राइट में, 2 3 जा 6, कर दो हमारी शादी फिक्स। हाँ सर किससे? छोड़ो, पर्सनल बातें नहीं बताई जाती है। चलो तो -6 माइनस का 12, और ये आई कैप, ठीक है? -3 -9, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, तो माइनस का 12 जे कैप, ठीक है? इसके बाद ये हो जाएगा मेरे पास 6, और ये माइनस का 2 बचेगा, सॉरी 2 में से 6 जाए तो माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 के कैप। गाइज ये हमने निकाल दिया, अगर हमसे कहता ना कि यूनिट वेक्टर और निकाल दो इसके अलोंग, निकाल देते। ए क्रॉस बी, ऊपर आता ए क्रॉस बी, नीचे आती इसकी इक्वेशन। भाई इसका मैग्नीट्यूड नहीं सिखाया आपको? अगर ऐसे कहता है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, तो निकाल सकते थे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे मान लीजिए आपको इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, ठीक? एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। कभी आपसे कह दे कि एंगल वेंगल निकाल लो इनके लिए, तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना है। तो देखना जरा क्या करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ कमेंट सेक्शन में? गाइस मैं आपका वेट कर रहा हूं यार, नहीं बताओ, नहीं करो कमेंट, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे मालिक। टेलीग्राम चैनल भूल भाल गए? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, ठंडा रहे हमेशा ही माथा। साहू सर क्लास 11 446 सब्सक्राइबर हैं, इसको 4,46,000 बनाने की जिम्मेदारी आपकी है गाइस। तो फाइल वगैरह यहां मिल जाएंगी और मेरे साथ आपका पर्सनल कनेक्शन जो है बना रहेगा। ओके लेट्स गो गाइस। चलिए तो देखिए जरा, यहां पर आप लोगों से कहा जा रहा है सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखना 3, आई के आगे क्या लिखा है? नीचे लिखा है 1, कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे जे के नीचे 6 एंड जे के नीचे 2 एंड यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 3। अब मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, एंगल भी निकालना सिखा दूंगा गाइस, एंगल भी, ठीक है? तो ए क्रॉस बी आ रहा है, तो अब ए क्रॉस बी करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पहला ब्रैकेट आई कैप, दूसरा ब्रैकेट जे कैप, तीसरा ब्रैकेट के कैप। ओके नाउ अब देखिए सबके अंदर माइनस माइनस माइनस।
पहला ब्रैकेट प्लस का, दूसरा ब्रैकेट माइनस का, तीसरा ब्रैकेट प्लस का। अब देखिए जब मैं बात करता हूं आई की जब मैं बात करता हूं तो आई को छुपा लो, पहले गए लेफ्ट में तो 318, ठीक है, अब गए राइट में, बोला 18, ओके, ओ माय गुडनेस। अच्छा अब देखिए अब जे की बारी आई, जे की, तो जे को छुपा लो, सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, पहले लेफ्ट में जाओ, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आजा रे, ओ मर गए। ये देखिए तो ये 3, ये ऐसे नहीं जाएंगे नाउ। अब देखो के में आए, के में तो देखना 3 2 जा 6, पहले लेफ्ट में गए फिर राइट में गए, तो लेफ्ट में गए 3 2 जा 6 और उसके बाद 6 1 जा 6। ओ माय गॉड, ए क्रॉस बी, ओ माय गॉड, ए क्रॉस बी, 0 आई कैप माइनस, ओ भाई साहब 0 जे कैप माइनस प्लस 0 के कैप, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी निकल के आ गया गाइस 0 0 0 0 0। अब तुम ही बनोगे मेरी कहानी के हीरो। तो ए क्रॉस बी अगर 0 निकल के आया तो एंगल निकालने जरा, ए बी साइन थीटा गाइस, ए बी साइन थीटा इज इक्वल 0, तो साइन थीटा ए बी को फेंक दो इसके अपॉन में, ये बन गया मेरे पास 0 अपॉन ए बी यानी सब 0, और साइन थीटा में 0 कब होता है 0 डिग्री पे, और 0 डिग्री मतलब ए एंड बी आर पैरेलल। तो कभी कह देना कि प्रूव करो ए और बी पैरेलल हैं, तो बस इस तरीके से प्रूव कर देना। बताओ कहानी समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों से एक काम कह रहा हूं कि भाई मुझे ना आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, मैं आप लोग मैं ये मान लो कि बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस, मुझे प्यार से मेरे मुन्ना ना प्यार से कह रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ मुझे इतना बता दो, ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना लिखा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा है ये लिखा है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये लिखा है। आपको निकालना है ए क्रॉस बी, बस ये कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं। मैं मान जाऊंगा कि आप जो है बहुत ही बढ़िया बच्चे हो यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। के नहीं लिखा को 0 मान लेना, ठीक है, शांति से बोल दिया मैंने। कमेंट सेक्शन में गाइस मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। आप लोगों ने इतना वेक्टर पढ़ लिया तो दिमाग में वेक्टर आप लोगों के बैठ गया होगा। अब बस हाँ एक चीज और रह गई यार, एक चीज और रह गई जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अगर साथ लिखा हो तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं। वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज है, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। नाउ मतलब कम्यूट पलट सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब यह है कि हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव। इसका मतलब ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, कम्यूट नहीं कर सकते, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे, बोला माइनस लगाओ, आपने डायरेक्शन को बदला रे बाबा, तो माइनस लगाने का होता है, तो आप यहां पे माइनस लगाओगे, ठीक है। तो आप बस ये बात समझ लो, कहीं पे लिखा हो आई क्रॉस जे और आपको पलट के इसको जे क्रॉस आई लिखना है, तो इसका मतलब माइनस लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे कि नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना कि अभिषेक सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, हमें पता नहीं था लेकिन अब पता पड़ गया, इसीलिए हमने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, घंटी भी दबा दी, प्यारा सा कमेंट भी कर दिया और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया है। और सर हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, और हम कमेंट में ये भी बताएंगे कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। और सर आपको पता नहीं हम इतने अच्छे बच्चे हैं कि हम आपकी वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, आप टेंशन मत लेना, फिर मुझे क्या टेंशन है, कोई बात नहीं। सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, ये बच्चे अपने हैं अपना यूट्यूब है रे, तू आजा रे। थैंक यू सो मच गाइज।